होम्योस्टेसिस का चैप्टर हमने शुरू किया था और हमने बात की थी कि होम्योस्टेसिस कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशंस डिस्पाइट चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि बॉडी या सेल के अंदर की कंडीशंस मेंटेन करना जब बाहर की कंडीशंस चेंज हो रही हों, अंदर की कंडीशंस मेंटेन करना जब बाहर की कंडीशंस चेंज हो रही हों। ठीक है, तो होम्यो का लफ्ज़ मतलब होता है सेम, स्टेसिस का मतलब होता है कंडीशन या स्टेट। तो होम्योस्टेसिस अपनी बॉडी को मेंटेन करने को कहते हैं। अब बॉडी से बाहर चीजें बड़ी तेजी के साथ तब्दील होती रहती हैं और इस वजह से अब अगर बॉडी भी उन्हीं कंडीशंस के साथ साथ चेंज होती रहे तो उसकी वजह से बड़ी सीरियस प्रॉब्लम हो सकती हैं, बीमार हो सकता है बंदा और उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए होम्योस्टेसिस एक सेंट्रल रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी की, और अपनी बॉडी को एनवायरनमेंट के लिहाज से एडजस्ट करते करते लिविंग ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट करते हैं चीज़ों को और फिर इवॉल्व होते हैं वक्त के साथ साथ। ठीक है, तो तीन मेन फैक्टर्स हमने बात की थी कि वाटर है, साल्ट्स हैं और हीट है। ये तीन चीज़ें हैं जिनको बॉडी मुसलसल रेगुलेट कर रही होती है। वैसे तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मसलन केमिकल्स, मुख्तलिफ तरह के मेटाबोलाइट्स और बहुत सारी चीज़ों का बैलेंस वगैरह बॉडी के अंदर मेंटेन हो रहा होता है, लेकिन हम सिर्फ दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑस्मो रेगुलेशन हमने बात की थी कि वाटर और साल्ट्स दोनों आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं और इनकी रेगुलेशन को हम ऑस्मो रेगुलेशन का नाम देते हैं। उसके मुकाबले में हीट की रेगुलेशन जो है वो थर्मो रेगुलेशन कहलाती है और इन दोनों का डिफरेंस पेपर में आता है। तो होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन भी पेपर में पूछी जाती है और ऑस्मो रेगुलेशन और थर्मो रेगुलेशन का डिफरेंस भी पूछा जाता है। ठीक है जी। फिर हमने बात की थी कि बॉडी के अंदर जो कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं सेल के लेवल पे भी होते हैं, ऑर्गन्स के लेवल पे भी होते हैं और बॉडी के लेवल पे भी होते हैं, जो सेल में या ऑर्गन में या बॉडी के अंदर चीज़ों को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। और ये मेंटेनेंस ऐसी नहीं होती कि बस एक फिक्स पॉइंट है और उसी फिक्स पॉइंट के ऊपर चीज़ें चलेंगी, बल्कि एक रेंज होती है। इस रेंज के अंदर चीज़ें थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट कर सकती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर सकती। अगर वो ज्यादा चेंज आ जाएगी तो उसकी वजह से डिजीज की कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, तो वो हेल्दी कंडीशन तब तक रहती है, होम्योस्टेसिस तब तक रहता है जब एक नैरो रेंज के अंदर एक छोटे से एरिया के अंदर चीजें चेंज हो रही हैं। ठीक है जी। तो फिर एनालॉजी दी हुई है, एक दिखाया हुआ है कि कैसे बॉडी के कंट्रोल सिस्टम्स फिजिकल कंट्रोल सिस्टम्स की तरह ही काम करते हैं। फिजिकल कंट्रोल सिस्टम्स आप लोगों ने देखे हुए होंगे, जहाँ पे आपने मतलब कि रेफ्रिजरेटर देखा हुआ है या आयरन या एयर कंडीशनर, मतलब इस्त्री और एयर कंडीशनर्स अगर आपने देखे हैं तो इनके अंदर फिजिकल कंट्रोल सिस्टम्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, अच्छा जी। फिजिकल कंट्रोल सिस्टम्स लगे हुए होते हैं जो हम बिजली से चलने वाली डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर, और इनके तीन पार्ट्स होते हैं। ठीक है जी, कौन कौन से पार्ट्स हैं? नंबर एक, रिसेप्टर होता है। रिसेप्टर के नाम से जाहिर है ये कंडीशंस को या इंफॉर्मेशन को रिसीव करने का काम करता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एयर कंडीशनर के अंदर या फ्रिज के अंदर थर्मोमीटर लगा हुआ होता है जो डिटेक्ट करता है कि कमरे का या उस फ्रिज के अंदर इस वक्त टेम्परेचर कितना है। ठीक है, तो जब एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज होती हैं तो उनके साथ साथ ये भी उसको डिटेक्ट करता जाता है और ये इंफॉर्मेशन भेजता है एक सेंट्रल कंट्रोल सेंटर को। ठीक है, जिस तरह आपने एयर कंडीशनर देखा है तो उसके अंदर एक वो ग्रीन कलर की चिप सी लगी हुई होती है, उसको इंफॉर्मेशन भेजता है और उस कंट्रोल सेंटर की फिर ये जिम्मेदारी होती है कि वो चेक करता है, डिसीजन लेता है कि अब क्या करना चाहिए। मसलन एसी है और एसी बहुत ज्यादा मतलब इस वक्त वक्ती तौर पे कमरा जो है वो बहुत ज्यादा ठंडा हो गया है, तो उस वक्त एयर कंडीशनर जो है वो कूलिंग इफेक्ट को कम कर देता है, कूलिंग को बंद कर देता है, बिजली का इस्तेमाल बंद कर देता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि थोड़ी देर में गर्मी होना शुरू हो जाती है और उससे कमरा जो है वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है। तो फिर उसके बाद जो है टेम्परेचर वो रिसेप्टर डिटेक्ट करता है कि जी अब ज्यादा गर्मी हो गई है, तो वो थोड़ी देर बाद फिर से कूलिंग को ऑन कर देता है। ठीक है जी। तो इसके मुकाबले में तीसरा कंपोनेंट जो है कंट्रोल सिस्टम का तीसरा कंपोनेंट इफेक्टर कहलाता है।
इफेक्टर जो है वो एक्चुअली उस चेंज को लेके आता है, यानी कि जो वहाँ पे कूलिंग यूनिट लगा हुआ है जो ठंडक पैदा करता है, या बाज एसीज में अब नए जो एसी आते हैं उनके अंदर एक कूलिंग और हीटिंग दोनों का सिस्टम लगा हुआ है, तो जो यूनिट्स कूलिंग और हीटिंग करते हैं एक्चुअली वो इफेक्टर कहलाते हैं, यानी कि वो कोई इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये इफेक्टर्स फिर कंट्रोल सेंटर के हुक्म के मुताबिक ठंडक या गर्मी पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है जी। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर है वो है फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक आपको पता कहते हैं, मिसाल के तौर पे जब कोई किसी वीडियो में किसी चैनल के ऊपर यूट्यूब वगैरह के ऊपर जब कोई वीडियो बनाते हैं या फेसबुक के ऊपर वीडियो शेयर करते हैं तो फिर वो कहते हैं कि जी हमें इस बारे में फीडबैक दीजिए। ठीक है, यानी कि आप हमें बताएं कि हमने कैसा काम किया है। ठीक है, तो इसको कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। अब बॉडी के अंदर जो फीडबैक मैकेनिज्म होते हैं वो दो तरह के होते हैं, या इन जनरल भी फीडबैक मैकेनिज्म दो तरह के हो सकते हैं। एक तो होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से मुराद ऐसा मैकेनिज्म है जो एक्चुअली काम जो जिस काम की वजह से मैकेनिज्म शुरू हुआ है उस काम को ही बंद कर दे। यानी कि आप किसी को नेगेटिव फीडबैक दें कि नहीं कि तुम वीडियो बहुत बुरी बना रहे हो, रहने दो, तुम्हारी एक्टिंग अच्छी नहीं है, ये वो, आप उसको क्या कह के उसका काम बंद करवा दें, तो ये कहलाएगा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है जी। उसके मुकाबले में एक होता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में जो काम किया जा रहा है उसको प्रमोट करवाया जाता है। ठीक है, तो बायोलॉजी के अंदर ज्यादातर पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो होम्योस्टेसिस, नॉर्मल बॉडी की कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, बल्कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म उस वक्त काम करते हैं जब आपकी बॉडी स्ट्रेस कंडीशन में आ जाए, बड़ी शदीद स्ट्रेस में आ जाए, इमरजेंसी सिचुएशन में हो। फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट के केस में पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स काम कर रहे होते हैं, या बाज दफ़ा जो मसलन फॉर एग्जांपल डिलीवरी के केस में पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो हैं वो एक्चुअली हर वक्त काम कर रहे होते हैं बॉडी के अंदर, यानी कि बॉडी की नॉर्मल स्टेट को मेंटेन रखने के लिए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स एक्चुअली रोल प्ले करते हैं। ठीक है जी। अब इनमें क्या होता है कि जब एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज होती हैं तो उन चेंज की वजह से कोई एक्शन शुरू होता है, और वो क्या करता है, वो जिस चीज की वजह से एक्शन शुरू हुआ था, जिस चेंज की वजह से एक्शन शुरू हुआ था, उसके इफेक्ट को ही खत्म कर देता है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल क्या है, मतलब ये चीज इस तरह से समझना मुश्किल है, लेकिन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की अव्वल तो आपको डेफिनेशन आनी चाहिए क्योंकि ये पेपर में आती है, और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट आगे भी कई चैप्टर्स में अप्लाई होना है। ठीक है, तो इसको जरा ध्यान से समझना है। तो होता क्या है कि मिसाल के तौर पे आप घर से निकले और आप पैदल पैदल किसी जगह पे जा रहे थे, मतलब कॉलेज आ रहे थे, और रास्ते में बारिश शुरू हो गई और आप बिल्कुल भीग गए, आपको कपड़े जो हैं वो गीले हो गए, और उसके बाद आपको सर्दी लगना शुरू हो गई। अब सर्दी क्यों लग रही है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर एक्चुअली ठंड की वजह से कम हो गया है, तो आपको सर्दी लग रही है। और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से आपकी बॉडी, आपकी स्किन के अंदर रिसेप्टर्स लगे हुए हैं जो टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं, और फिर वो सिग्नल भेजते हैं आपके कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर आगे से हुक्म भेजता है आपकी बॉडी के हीटिंग मैकेनिज्म्स को, और हीटिंग मैकेनिज्म क्या करता है, हीटिंग मैकेनिज्म आपकी बॉडी को गर्म करना शुरू कर देता है। जो पहले सर्दी थी उस सर्दी को रिवर्स कर दिया जाता है, उसके इफेक्ट को रिवर्स कर दिया जाता है, और आपकी बॉडी थोड़ी देर में हीटअप हो जाती है और फिर आप नॉर्मल महसूस करने लगते हैं। ठीक है जी। तो इसी तरह जिस वक्त आपने मसलन इकट्ठा 6 गिलास पानी पी लिया तो क्या होता है कि आपके सेल्स में बेतहाशा पानी पीने की वजह से सैलाब आ जाता है। ठीक है, धड़ाधड़ पानी पानी हो जाता है हर तरफ, और सेल्स जो हैं वो उस पानी को अब ठिकाने लगाने की कोशिश करने लगते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उस अबंडेंट वाटर सप्लाई की वजह से, ज्यादा पानी पीने की वजह से आपके सेल्स बॉडी को सिग्नल भेजते हैं कि जी पानी बहुत ज्यादा हो गया, इतना पानी हमसे मेंटेन नहीं हो पा रहा। तो बॉडी क्या करती है, वो गुर्दों को ऑर्डर करती है कि ज्यादा से ज्यादा डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस किया जाए, और आप 2-3 दफा वॉशरूम जाके
उस एक्स्ट्रा वाटर को ठिकाने लगा देते हैं और उसके बाद आपकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। अच्छा जी, तो अब होम्योस्टेसिस के एतबार से ऑर्गेनिजम्स को आप दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। वो दो ग्रुप्स कौन कौन से हैं? नंबर एक, कुछ ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स। ठीक है, कन्फॉर्म को या कॉम या कौन कहीं पे आए तो मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब होता है एक जैसा, इकट्ठा, मिलना। ठीक है, तो कन्फॉर्म का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एनवायरनमेंट की तरह ही अपने आप को एडजस्ट कर लें। ठीक है, तो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स कहलाते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं इनको हम कहते हैं कि ये ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हैं। कहने का मतलब ये है कि ये अपनी फॉर्म वैसी बना लेते हैं जैसी एनवायरनमेंट होती है। ठीक है, वाटर के हिसाब से। तो ये क्या करते हैं, ये अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा मेंटेन करने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, तो अब इसमें फिर मसला क्या होगा? इसमें मसला ये होगा कि अगर एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा चेंज हो जाए तो बॉडी भी बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी, और जब बॉडी के अंदर उस चेंज को रिजिस्ट करने की सलाहियत नहीं होगी तो नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। तो ये स्ट्रेटजी हर जगह पे कामयाब नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिजम्स लेकिन ऐसी एनवायरनमेंट्स में आमतौर पे रहते हैं जो एनवायरनमेंट चेंज नहीं होती। ठीक है, किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा वेरी ना करे या वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा वेरी ना करे, तो वहां पे ये स्ट्रेटजी जरा सूटेबल हो जाती है। ठीक है जी, तो ये ऑर्गेनिजम्स रहते हैं आमतौर पे जो समंदर के अंदर। ठीक है, तो समंदर के अंदर ना कभी पानी की एनवायरनमेंट कंडीशन चेंज होनी है और ना ही वहां पर साल्ट्स की अवेलेबिलिटी कभी चेंज होनी है। ठीक है, तो आप जितना मर्जी समंदर के अंदर पानी ऐड कर लें तो उसको समंदर को डाइल्यूट नहीं कर सकते, और जितना मर्जी आप उसके अंदर नमक ऐड कर लें तो उसको ज्यादा कंसंट्रेटेड नहीं बना सकते। तो उसकी वजह से क्या होता है कि समंदर जो है वो बड़ी हद तक एक स्टेबल एनवायरनमेंट है वाटर और साल्ट्स के एतबार से। तो जो ऑर्गेनिजम्स वहां पे रह रहे हैं उनको कोई अपने आप को बहुत ज्यादा एडजस्ट करने की जरूरत पेश नहीं आती, और वो जैसे हैं वैसे ही जिंदगी गुजार रहे हैं। उसके मुकाबले में कुछ ऑर्गेनिजम्स ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं। ऑस्मो रेगुलेटर से मुराद है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बॉडी की ऑस्मोलैरिटी को, यानी कि वाटर और साल्ट के बैलेंस को मुसलसल रेगुलेट करते रहते हैं, यानी कि मुसलसल एडजस्ट करते रहते हैं एक्सटर्नल कंडीशंस के हिसाब से। ठीक है, तो वो हमेशा अपनी बॉडी को फिक्स स्टेज के ऊपर मेंटेन रखते हैं। बाहर कंडीशन जैसी भी हो रही हो वो उससे उनको फर्क नहीं पड़ता। वो मुसलसल कोशिश करके एनर्जी लगा के अपने आप को जैसा वो चाहते हैं वैसा रखते हैं। ठीक है जी, तो उनकी इंटरनल कंडीशंस हमेशा कांस्टेंट रहती हैं, बाहर कंडीशंस बेशक चेंज हो रही हैं। जी, तो हम लोग बात कर रहे थे होम्योस्टेसिस की। होम्योस्टेसिस कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ रिलेटिवली कांस्टेंट इंटरनल कंडीशंस डिस्पाइट चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करना, गर्चे बाहर की कंडीशंस सॉरी इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करना बेशक बाहर की कंडीशंस चेंज हो रही हो। ठीक है, तो असल में कोई ना कोई ऐसा हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल मैकेनिज्म मौजूद होता है जो बाहर होने वाली तब्दीली का असर हमारी बॉडी के अंदर नहीं होने देता और लाइफ के लिए जो रिएक्शंस हैं उनको चलाए रखता है। ठीक है जी, तो फिर हमने बात की थी कि होम्योस्टेसिस जो है उसके अंदर तीन मेजर फैक्टर्स हैं जो अपना रोल प्ले करते हैं। वाटर जरूरी है, साल्ट जरूरी है और हीट जरूरी है। और इन तीनों की मेंटेनेंस के लिए फिर दो मेजर मैकेनिज्म्स हैं। ऑस्मो रेगुलेशन है, यानी कि वाटर और साल्ट के बैलेंस को मेंटेन रखना बॉडी में, और थर्मो रेगुलेशन है, यानी कि हीट के बैलेंस को बॉडी में मेंटेन रखना। ठीक है, और फिर होम्योस्टेसिस से मुराद हमने कहा था कि ये नहीं है कि कंडीशंस बिल्कुल एक फिक्स पॉइंट पे रखी जाए, उससे टस से मस ना होने दिया जाए, बल्कि थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है। थोड़ी बहुत चीजें एक रेंज के अंदर कम या ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा रेंज से बाहर नहीं जा सकती। मतलब जिस तरह आपने देखा होगा जो आप लेबोरेटरी से मुख्तलिफ तरह के टेस्ट करवाते हैं और उसके अंदर फिर मुख्तलिफ चीजों का लेवल दिया हुआ होता है और बताया हुआ होता है कि आपकी कंडीशंस
उस रेंज से बाहर हैं या उस रेंज के अंदर हैं। ठीक है, उन्होंने एक नॉर्मल रेंज दी होती है कि ज्यादातर लोगों का लेवल ये होता है, तो वो नॉर्मल रेंज से अगर बाहर कंडीशन चली जाए तो फिर प्रॉब्लम है, फिर आपको डिजीज है। अगर उस रेंज के अंदर अंदर है तो फिर आपको कोई इशू नहीं है। ठीक है जी। तो अब ये कंट्रोल मैकेनिज्म जो है वो आपके सेल के लेवल पर भी मौजूद हैं और आपके जो है बॉडी के लेवल पे भी मौजूद है। हर सेल अपने आप को मेंटेन कर रहा होता है और फिर उन सारे सेल्स के मिलकर काम करने से बॉडी अपने आप को मेंटेन रखती है। ठीक है जी। तो अब कंट्रोल सिस्टम्स बॉडी के जो है वो उसी असूल पे काम करते हैं जिस असूल पे आपके फिजिकल कंट्रोल सिस्टम्स आपकी होम अप्लायंसेज में काम करते हैं। क्या होता है, इसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं। एक रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर का काम है एनवायरनमेंट में होने वाली तब्दीली को महसूस करना और इस इंफॉर्मेशन को कंट्रोल सेंटर को भेजना। कंट्रोल सेंटर की जिम्मेदारी होती है इंफॉर्मेशन को रिसीव करके प्रोसेस करना और उसके मुताबिक फैसले करना कि अब क्या होना चाहिए, और फिर वो इफेक्टर्स को ऑन या ऑफ करते हैं। इफेक्टर्स वो कंपोनेंट हैं जो कोई तब्दीली लेकर आते हैं, कंडीशन को चेंज करते हैं। मिसाल के तौर पे कूलिंग या हीटिंग यूनिट है। एग्जांपल आपको दी रेफ्रिजरेटर की या एयर कंडीशनर की। जो जरूरत पड़ने पर अगर कमरे का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म हो जाए तो वो ठंडक पैदा करने लगता है, और अगर कमरे का टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा हो जाए तो वो गर्मी पैदा करने लगता है। फिर हमने बात की फीडबैक मैकेनिज्म्स की कि फीडबैक मैकेनिज्म बॉडी की कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दो तरह के फीडबैक मैकेनिज्म्स होते हैं। एक वो जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है और वो आमतौर पे काम करता है इमरजेंसी सिचुएशंस में, नॉर्मल होम्योस्टेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। उसके मुकाबले में नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है ये आमतौर पे हर वक्त काम कर रहे होते हैं और बॉडी को एक कांस्टेंट स्टडी स्टेट के ऊपर मेंटेन रखते हैं। ठीक है जी। तो अब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि जिस चीज की वजह से ये रिएक्शन शुरू होता है उसी चीज को अल्टीमेटली खत्म कर देता है। ठीक है, एग्जांपल हमने दी कि अगर आपकी बॉडी ज्यादा ठंडी होना शुरू हो जाए तो ऐसा सिस्टम एक्टिवेट होगा कि वो उस ठंडक को अल्टीमेटली कम कर देगा, यानी कि हीटिंग मैकेनिज्म शुरू हो जाएंगे जो उस कोल्ड के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। इसी तरह अगर आप पानी ज्यादा पी लेंगे तो उसकी वजह से एक्सक्रीशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, आपको यूरिन आएगा जिसकी वजह से आपकी वाटर सप्लाई वापस डिक्रीज हो जाएगी, मतलब जो बॉडी के अंदर वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी और आप नॉर्मल कंडीशन पे आ जाएंगे। ठीक है जी। तो फिर होम्योस्टेसिस के एतबार से ऑर्गेनिजम्स दो तरह के होते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स को हम ऑस्मो कन्फॉर्मर्स कहते हैं। ऑस्मो कन्फॉर्मर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी इंटरनल कंडीशंस को मुसलसल रेगुलेट करने के चक्कर में लगे नहीं रहते, बल्कि किसी ऐसी जगह पर जाकर छुप जाते हैं जहां कंडीशंस चेंज ही ना होती हो। ठीक है, तो ये आमतौर पे समंदरों में रहते हैं, समंदर के अंदर कंडीशंस चेंज नहीं होती, तो ये वहां पर हंसी खुशी जिंदगी गुजारते रहते हैं और इनको अपने आप को एडजस्ट करने के लिए कोई बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ती। उसके मुकाबले में ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं। ऑस्मो रेगुलेटर्स के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि ये ऐसी जगह पर रह रहे होते हैं जहाँ पे कंडीशंस मुसलसल चेंज हो रही हैं और उस चेंज की वजह से फिर इनको मुसलसल अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है, अपनी इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करना पड़ता है और उस मेंटेनेंस के लिए फिर एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। इससे पहले जो है वो आपको बता दिया कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, पेपर में से पूछी जाती है। और उससे पहले जो है ऑस्मो रेगुलेशन और थर्मो रेगुलेशन का डिफरेंस ये भी इंपॉर्टेंट है।